नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे, जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे, और जिद ऐसी जो आपको कामयाब बना दे, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। दोस्तों, इसी जुनून, इसी जज्बे, इसी जिद के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं अपना टॉपिक, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। अभी हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ पढ़ रहे थे, उसकी हमने न्यायिक शक्तियाँ पढ़ी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ क्या हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ न्यायिक शक्ति जैसा लग रहा है, न्यायिक शक्ति जैसा लग रहा है। क्षमादान होता क्या है, पहले स्पष्ट करते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई सजा हुई है, चाहे वो कारावास हुआ है, आजीवन कारावास हुआ है, या कठोर कारावास हुआ है, या मृत्यु दंड उसे दिया गया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, राष्ट्रपति को वहाँ पर एक शक्ति प्रदान करी गई है कि वह उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है, या पूरी तरह से क्षमा कर सकता है। यही है हमारी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। संविधान में इसको आर्टिकल 72 के तहत उल्लिखित है। तो इसको याद करने की एक फनी ट्रिक है कि मान लीजिए किसी को मृत्युदंड की सज़ा हुई है, ठीक है। अब मरेगा तो कहाँ जाएगा, 72 हुरों के पास जाएगा। तो वहाँ से ऐसे याद रखेंगे कि 72 हुर मतलब 72 आर्टिकल के तहत क्षमादान की शक्ति है, ठीक है। तो एक फनी ट्रिक थी याद करने की। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति है उसके पास, तो क्या ये शक्तियाँ उसकी असीमित हैं? क्या वो अपने विवेक के आधार पर ही काम करता है, या ऐसे ये कहा जाए कि हमारे संविधान में न्यायपालिका का पूरी तरह से, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। तो अगर राष्ट्रपति ऐसे काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं क्या न्यायालय के कार्यों में ये हस्तक्षेप नहीं कर रहा है? कहीं ना कहीं जो न्यायालय की शक्तियां हैं उनके विरुद्ध जाके काम नहीं कर रहा है? कुछ ऐसे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। या आर्टिकल 50 का उल्लंघन तो नहीं है? आर्टिकल 50 जो हमने डीपीएसपी में पढ़ा था कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, मॉन्टेग्यू जो पृथक्करण की बात करता था कि कार्यपालिका का व्यवस्थापिका से और कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होना चाहिए, क्या इस सिद्धांत का ये उल्लंघन नहीं है राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियाँ देने के? अच्छा, क्यों उल्लंघन है भाई? राष्ट्रपति का काम क्या है? कार्यपालक की तरह काम करता है, ठीक है। फिर वो न्यायपालिका की तरह काम करने लगा, न्यायालय के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगा। तो क्या यह जो हमारा पृथक्करण का सिद्धांत था, शक्तियों का जो पृथक्करण का सिद्धांत था, उसके विरुद्ध जाके कार्य नहीं हो रहा है? फिर बात करते हैं कि राष्ट्रपति न्यायिक कार्य करने लगा है, तो वहाँ पर न्यायालय की जो शक्तियाँ हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के हाथों में आ रही हैं। तो कहा जा रहा है, या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या इन शक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा छीन लिया जाना चाहिए, राष्ट्रपति से छीन लेना चाहिए, या राष्ट्रपति द्वारा ये यूज़ करने वाली जो पावर्स हैं इनको पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? ये सारे क्वेश्चन हमारे इसमें बनते हैं। और ये भी बताया गया कि राष्ट्रपति जो है कोई भी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, जब हमने 42वां संविधान संशोधन पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1976 का, तो उसमें बताया गया था कि जो मंत्रिपरिषद है, आर्टिकल 74, आर्टिकल 74, इसमें कहा गया था राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेगा, जो भी डिसीजन लेगा, वो मंत्रिपरिषद की सलाह से लेगा। और मंत्रिपरिषद की सलाह किसमें दी गई है? आर्टिकल नंबर 74 में दिया गया है। और मंत्रिपरिषद की जो सलाह होगी वो राष्ट्रपति पे क्या होगी? बाध्यकारी होगी। कहने का मतलब उसकी सलाह मानने के लिए वो बाध्य होगा।
हालांकि बाद में 44वां संविधान संशोधन एक और किया गया था, ठीक है, उसमें कहा गया था कि बाध्यकारी तो है बट एक बार पुनर्विचार के लिए वो मंत्रिपरिषद के पास पुनः भेज सकता है। लेकिन अगर दोबारा से फिर से वो याचिका या विधेयक आ गया राष्ट्रपति के पास, तो अब इस कंडीशन में राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मंत्रिपरिषद का जो वर्चस्व है वो पूरी तरह से क्या है, हावी है। तो लोगों ने कहा कि अगर ऐसी शक्तियाँ दे दी जा रही हैं संविधान के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इससे कोई राजनीतिक फायदा तो नहीं उठाया जा सकता है, राजनीतिक फायदा तो नहीं उठाया जा सकता है कि पता लगा कोई उसी के पार्टी का व्यक्ति है, ठीक है, जो सत्ता में है और उसने कोई जघन्य अपराध किया है और उसकी याचिका किसी तरह राष्ट्रपति के पास पहुंचाकर उसको क्षमादान की शक्ति प्राप्त करा दी या क्षमादान करवा दिया गया। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि क्या ये राजनीतिक फ़ायदा इससे नहीं उठाया जा सकता है या इस शक्ति का कोई दुरुपयोग तो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि एक केस हमने पढ़ा था मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत सरकार, उसमें कहा गया था कि हर एक चीज़ क्या होनी चाहिए, न्यायिक पुनरावलोकन में होनी चाहिए। लेकिन बोल दिया गया कि राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आएंगी। तो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आएंगी और तो हमारा जो मौलिक ढांचा है संविधान का, कहीं ना कहीं उसका भी उल्लंघन हो रहा है। कैसे उल्लंघन हो रहा है? मिनर्वा मिल्स में कहा गया कि जितने भी कार्य होंगे, जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो सारी चीज़ें हमारी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आनी चाहिए। तो अगर इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है, एक हमने केस पढ़ा था मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ। इसमें कहा गया था कि जो संविधान का मूल स्ट्रक्चर है, मौलिक ढांचा है, उसके अंतर्गत अगर कोई भी कार्य है या किसी भी कार्य की हम न्यायिक समीक्षा अवश्य करेंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो न्यायिक समीक्षा से बाहर रहेगा। तो क्या ये मौलिक जो ढांचा है हमारा संविधान का, उसका उल्लंघन नहीं है? तो ये बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं। तो इन बारी बारी से एक एक करके इन सवालों को हम जानेंगे और क्या क्या शक्तियाँ होती हैं जानेंगे, किसको किसको ये पावर्स दी गई हैं वो जानेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों में। तो सबसे पहले बात आती है राष्ट्रपति किसको क्षमा करेगा। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। अच्छा, पुराने ज़माने में क्या था, जो ये शक्तियाँ दी गई थी वो राजा महाराजाओं को दी जाती थी। भाई राजा के पास आप गए, रोए हुए, उनके पैर पकड़ लिए, तो उन्होंने क्या कर दिया, आपको क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया अगर उनको दया आ गई। तो कुछ उसी से संबंधित, कुछ उसी से रिलेटेड ये शक्तियाँ हमारे संविधान में राष्ट्रपति को दी गई हैं। अब बात आती है कि किसको ये शक्ति, किसको क्षमा करेगा, राष्ट्रपति किसको क्षमा करेगा। तो राष्ट्रपति के पास तीन ऐसे विकल्प हैं। पहला है कि संघीय विधि के विरुद्ध किसी को दंड दिए जाने पर। कहने का मतलब कि ऐसी विधि जो संघ ने बनाई है, ठीक है, उसके खिलाफ अगर कोई जाता है और उसको दंड मिलता है, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति उसे क्षमा कर सकता है। विधियां कितने प्रकार की होती हैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक होती है संघीय विधि और एक होती है राज्यों द्वारा बनाई गई। कहने का मतलब अगर संघ सूची या समवर्ती सूची के आधार पर अगर कोई विधि बनाई गई है, ठीक है, उस पर हमारा राष्ट्रपति जो है वो क्षमा कर सकता है। इसी तरह राज्यों के राज्य विधि या संघ समवर्ती सूची में तो दोनों बनाते हैं, संघ भी बनाएगा और राज्य भी बनाएगा। तो यहाँ पर भी राज्य और समवर्ती सूची आएगी और यहाँ पर संघ और समवर्ती सूची आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा करता है और यहाँ पर 161 के तहत राज्यपाल क्षमा करता है। दोनों की लगभग सिमिलर शक्तियाँ हैं, कुछ एकाध शक्ति को छोड़कर।
जब हम राज्यों की बात करेंगे और राज्यपाल को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि राज्यपाल की क्षमा करने की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ यहाँ पर क्षमादान की हैं। तो आर्टिकल 72 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी दंड को क्षमा, लघुकरण या परिहार आदि कर सकता है। तो कह रहा है संघीय विधि के विरुद्ध किसी दंड को दिए जाने पर। अच्छा, दंड किसी को कब मिलेगा ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी विधि का उल्लंघन करता है, कहने का मतलब विधि के उल्लंघन पर, ठीक है, किसी विधि के उल्लंघन पर ही दंड दिया जाएगा। कहने का मतलब विधि के उल्लंघन के अलावा किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। जब तक कोई व्यक्ति किसी विधि का उल्लंघन नहीं कर रहा है तब तक उस व्यक्ति को वहां पर हम दंड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और विधि के उल्लंघन पर ही हम उसको दंड दे सकते हैं। तो विधि का कौन सा उल्लंघन होगा? जो संघीय विधि है, संघ द्वारा बनाई गई है, ठीक है, उसका अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो वहां पर राष्ट्रपति क्या करेगा? पहले तो उसके उल्लंघन पर उसका दंड मिलेगा और उस दंड को क्षमा कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। अगला है सैन्य न्यायालय द्वारा, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को, ठीक है। अगर सैनिक न्यायालय मतलब जो कोर्ट मार्शल वगैरह हो जाता है, सेना का न्यायालय जो होता है, अगर उससे कोई व्यक्ति सजा पाया है, ठीक है, तो उस सजा को भी यहाँ पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। या दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो, कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी वहाँ पर क्षमा कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड भी मिल गया है तो उसको पूरी तरह से क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। और क्षमा करने के बाद ऐसा प्रतीत होगा कि वह कभी दंड पाया ही नहीं था, कहने का मतलब पूरी तरह से बाइज्जत बरी हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास यहाँ पर बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। मृत्युदंड भी वो क्षमा कर सकता है, या किसी अगर मान लीजिए कोई दंड है, ठीक है, उसकी प्रकृति में चेंज करना है तो उसको भी वहाँ पर कर सकता है। प्रकृति में चेंज का मतलब होता है जैसे मान लीजिए उसको 10 साल की कठोर कारावास की सज़ा हुई है तो क्या कर सकता है? उसको 5 साल की कठोर आसान कारावास में बदल सकता है। या मृत्युदंड हुआ है तो उसको आजीवन कारावास दे सकता है। मतलब उसकी जो प्रकृति है उसको बदल सकता है, या उसकी जो समयावधि है उसको कम या ज़्यादा कम कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ शक्तियाँ यहाँ पर हम राष्ट्रपति की क्षमादान के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं कि यह संविधान में इसका उल्लेख दिया गया है तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत क्यों पड़ी? तर्क दिया गया कि चूंकि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसा कोई न्यायालय नहीं है जहां से किसी भी व्यक्ति को न्याय मिल सके। उसके नीचे हमारा हाई कोर्ट है और सबसे नीचे हमारे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे मुंसिफ हो गए, जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक है। ऐसे क्रम चलता है। मान लीजिए किसी को न्याय चाहिए तो सबसे पहले यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालयों में वहाँ पर वो अपील करेगा। यहाँ से अगर उसको न्याय नहीं मिल पाया तो हाई कोर्ट में अपील करता है। हाई कोर्ट से भी अगर न्याय नहीं मिल पाया तो सुप्रीम कोर्ट पे पास जाता है। अगर कभी कभी अपरिहार्य स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट से भी अगर उसको न्याय नहीं मिल पाया तो वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? एक ये प्रश्न था, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बताया कि एक ऑप्शन और होना चाहिए, एकदम अंतिम ऑप्शन, कि ताकि किसी व्यक्ति को न्याय मिल सके। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो हमारी न्यायपालिका है
न्यायपालिका है उसका जो स्वरूप है सुधारात्मक है। सुधारात्मक है, सुधारात्मक का मतलब होता है कि हमारी न्यायपालिका का एक जो मूल मोटो है वो कहता है कि किसी अपराधी को भले सजा ना हो, लेकिन किसी निरपराध व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी हमारी विधियां बनाई गई हैं या जो भी न्यायिक प्रशासन है, कौन न्यायिक प्रशासन है, न्यायिक प्रशासन है, न्यायिक प्रशासन की जो प्रणाली है वो दोष रहित नहीं हो सकती है। ठीक है भाई, जो भी विधियां बनाई गई विधि के अंतर्गत ही दंड दिया जाता है, और विधियां किसने बनाई है? मनुष्य ने ही बनाई है। तो कभी भी उसमें कोई भी त्रुटि आ सकती है, कोई दोष आ सकता है, वह दोष रहित नहीं है। ठीक है, तो उस न्यायिक त्रुटि को सुधारने का कहा एक मौका और देना चाहिए, वो दिया है इन्होंने, हमारे संविधान ने राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देकर। तो इसलिए ज़रूरत पड़ी इसकी कि कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट अपील नहीं है, ये क्या है, एक मानवीय मूल्यों को बरकरार रखने के लिए कहीं ना कहीं यह एक दया याचिका है। क्या है? दया याचिका है। यहां पर मनुष्य अपील नहीं करता है कि संविधान सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाकर अपील कर रहा है। जैसे यहां से हमें अगर न्याय नहीं मिल पाया तो हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं इसके अगेंस्ट, हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिल पाया तो हम सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं किया जा रहा है। स्टार्टिंग में हमने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या यह न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप है? तो ये न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप हुआ ही नहीं। न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप तब होता जब राष्ट्रपति यहां पर अपील लेना स्टार्ट कर देता कि भाई आओ, जिसको न्याय नहीं मिल रहा है हमारे वहां अपील करे सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है? याचिका दी जा रही है। कैसी याचिका? दया याचिका, कि हमें मर्सी पिटिशन, मतलब हमें दया कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। ठीक है, एक निवेदन किया जा रहा है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की जा रही है। ठीक है, तो ये न्यायिक कार्य में यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। उसी तरह से एक और बात हमने कही थी, क्या ये आर्टिकल 50 का उल्लंघन है? आर्टिकल 50 का मतलब कि क्या कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है? बिल्कुल है। कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति एज ए कार्यपालिका काम कर रहा था, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया थी कि जब वो क्षमा कर रहा है या क्षमादान की शक्ति उसको दे दी जा रही है तो एज ए न्यायपालिका की तरह काम कर रहा है। तो तर्क में ये देंगे कि वहाँ पर जब क्षमादान की शक्ति देते हैं राष्ट्रपति को तो वह न्यायपालिका की तरह कार्य नहीं करता है, न्यायपालिका की भांति कार्य नहीं करता है। ठीक है, वह सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? दया याचिका ले रहा है। ठीक है, न्यायपालिका तो यहीं तक खत्म हो गया, यहां से कोई मतलब नहीं है। एक दया, जैसे मान लीजिए कभी कोई त्रुटि हो जाए तो मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए क्या कर रहा है? दया याचिका ले रहा है। दया याचिका है, ये किसी प्रकार का कोई न्यायिक कार्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी इस बात का भी खंडन हो रहा है कि ये कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध जाके बातें हो रही हैं। फिर बात आ रही है कि क्या ये न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा? तो इसकी जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आ सकती है, लेकिन इसका जो निर्णय होगा कि आपने क्यों ऐसा कर दिया, वह न्यायिक जो समीक्षा है उसके अंतर्गत नहीं आएगा। इसको हम आगे चर्चा करेंगे। फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति अगर किसी को क्षमा कर दे रहा है, ठीक है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाकर कर रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय देना था दे दिया, लेकिन राष्ट्रपति की जो यहाँ पर दया याचिका है वो दया भाव से मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए, एक नैतिक मूल्य को बचाने के लिए वहाँ पर क्या कर रहा है? क्षमा कर रहा है किसी को। ठीक है, तो ये तो रही बात हमें क्यों जरूरत पड़ी। तो दो तरीके से यहाँ पर जरूरत को हम डिफाइन करेंगे। पहला है
विधि के प्रयोग में, विधि के प्रयोग में होने वाली त्रुटि, विधि के प्रयोग में होने वाली त्रुटि को सुधारने हेतु या दंड का स्वरूप कठोर होने की दशा में। कहने का मतलब अगर विधि का जो प्रयोग है, ठीक है, उसमें भी किसी न किसी प्रकार की त्रुटि आ सकती है, न्यायिक त्रुटि को सुधारने के लिए, ठीक है, यहाँ पर क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। दूसरा है, अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि दंड का जो स्वरूप है वो बहुत कठिन है, बहुत कठोर है, ठीक है, तो उसका बचाव करने की दशा में, उसको बचाने के लिए यहाँ पर इस क्षमादान की शक्ति को दिया गया है। ठीक है, बात कर रहे थे कि आर्टिकल 72 होता क्या है। आर्टिकल 72 कहता है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, अब देखते हैं बारी बारी से कि क्या क्षमा होता है, क्या लघुकरण होता है, क्या निलंबन होता है, क्या परिहार होता है। तो पहली चीज़ है क्षमा। क्षमा, पार्डन। क्या होता है क्षमा? क्षमा का मतलब होता है कि कैसा भी दंड हो, चाहे वो मृत्युदंड हो, कठोर कारावास हो या आसान कारावास हो, मृत्युदंड, कठोर कारावास, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास या कोई अन्य। कहने का मतलब इसके अंतर्गत जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारे दंड आ जाएंगे। तो अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है या कठोर कारावास दी गई है या आजीवन कारावास दिया है या किसी प्रकार का कोई भी दंड दिया गया है, राष्ट्रपति अगर यह शक्ति का यूज करता है क्षमा, ठीक है, अगर कोई राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका दायर करता है और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करके उसको क्षमा कर देता है, तो कहने का मतलब अब वह व्यक्ति माना जाएगा कि इसने किसी प्रकार का कोई अपराध किया ही नहीं था। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल जीवन की तरह जिएगा, उसको सारे दोषों से बरी, सारे दोषों से मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन क्या करेगा, निर्वाह करेगा। मान लिया जाएगा कि इसने कभी कोई अपराध किया ही नहीं था। ये तो रही बात क्षमा की। अब बात करते हैं लघुकरण की। लघुकरण, लघुकरण क्या होता है? कम्यूटेशन। लघुकरण क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लघुकरण। लघुकरण का मतलब होता है कि जो सजा की प्रकृति है, सजा की प्रकृति में बदलाव करना। ठीक है, ये कहने का मतलब सजा की जो प्रकृति है उसको कम कर देना। जैसे मान लीजिए किसी को मृत्युदंड मिला, मृत्युदंड, ठीक है, अब इसको लघुकरण शक्ति के द्वारा मृत्युदंड को उसने क्या कर दिया, आजीवन कारावास कर दिया। कहीं ना कहीं आजीवन कारावास जो है मृत्युदंड से छोटी सजा है। या मान लीजिए आजीवन कारावास मिला था उसको, आजीवन कारावास मिला था, तो उसको उसने बदल के 10 साल के 10 साल का कारावास कर दिया। कहने का मतलब ये है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, सजा की प्रकृति बदल रही है। कठोर सजा थी तो उसको आसान सजा कर दी, तो यहाँ पर सजा की प्रकृति बदली जा रही है। मृत्युदंड था तो उसको आजीवन कारावास दे दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर सजा की प्रकृति बदल रहा है। अगला हमारा है परिहार। परिहार,
रेमिशन। परिहार क्या होता है? परिहार का मतलब होता है कि जो सजा की अवधि है उसमें परिवर्तन करना। सजा की अवधि में परिवर्तन करना। अब सजा की अवधि में कैसे परिवर्तन हो सकता है? जैसे मान लीजिए किसी को 10 साल की सजा हुई थी, इसने बदल के इसको 5 साल की सजा कर दी, ठीक है। या आजीवन कारावास हुआ था, मतलब पूरे जीवन भर का कारावास हुआ था, तो वहाँ पर उसने बदल कर उसको कोई समय सीमा निर्धारित कर दी कि 10 साल 5 साल के लिए उसको सजा। तो यहाँ पर सजा की जो अवधि थी उसमें इसने परिवर्तन कर दिया, ठीक है, इस परिहार के थ्रू। अब बात आती है विराम। विराम क्या होता है? विराम, विराम का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पाइट। ये इंग्लिश के वर्ड भी आप लोगों को याद रखने होंगे, कभी कभी ये इसी वर्ड से पूछ लेता है। तो विराम का मतलब होता है रेस्पाइट। विराम किसी विशेष परिस्थितियों में लगाया जाता है, विशेष परिस्थितियों में। एक्चुअल में ये जो लघुकरण होता है, ठीक है, सजा की प्रकृति में बदलाव वही होता है, लेकिन यहाँ पर वे विशेष परिस्थितियाँ, ठीक है, इसको सम्मिलित कर दिया जाता है। विशेष परिस्थितियों में दंड के स्वरूप को बदलना। अब विशेष परिस्थितियाँ देख लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से क्या है? अपंग है, शारीरिक अपंगता हो, या कोई स्त्री जिसे दंड मिला है वह क्या हो? गर्भवती हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? राष्ट्रपति अगर उसके पास क्षमा याचिका जाती है विराम की, तो वह दंड के स्वरूप को बदल सकता है। मान लीजिए इसमें से किसी को मृत्युदंड मिला था, तो वहाँ पर गर्भवती महिला को मान लीजिए मृत्युदंड मिला था, तो वह उसकी प्रकृति में चेंज कर देगा, उसे आजीवन कारावास कर देगा या 10 साल की सजा कर देगा, जैसा भी हो चाहे, ठीक है। तो ये तो रही बात हमारे विराम की। अब बात आती है प्रतिलंबन। प्रतिलंबन, प्रतिलंबन क्या होता है? प्रतिलंबन का मतलब होता है कि रेप्राइव। प्रतिलंबन कब लगाता है? जैसे कि नाम से पता चलता है, लंबन मतलब लंबित करना, सजा को, सजा पर अस्थायी रूप से रोक लगाना। मान लीजिए किसी ने दया याचिका दी है लघुकरण की या परिहार करने के लिए, ठीक है। तो लघुकरण में क्या है? सजा के प्रारूप को चेंज करना है। मान लीजिए उसको मृत्युदंड मिला है। क्या मिला है? मृत्युदंड दिया गया है, मृत्युदंड। यह क्या करता है प्रतिलंबन? कि किसी सजा को अस्थायी रूप से रोक लगाता है, मतलब सजा के प्रारंभ पर कुछ समय के लिए क्या करता है? रोक लगाता है, प्रारंभ पर रोक लगाता है। जैसे मृत्युदंड अगर मान लीजिए किसी को मिल गया, तो मृत्युदंड प्रारंभ होते ही अंत हो जाता है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए किसी को मृत्युदंड मिला है, तो जैसे उसको सजा मिलेगी वैसे उसको वो जीवन क्या कर देगा? अपना त्याग देगा। तो मान लीजिए मृत्युदंड मिला है और उसको याचिका लगानी है लघुकरण की, ठीक है। तो जब तक लघुकरण की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक के लिए उसको प्रतिलंबन का क्या कर दिया जाता है? अधिकार दे दिया जाता है कि उसकी सजा पर कुछ दिन के लिए रोक लगा दी जाए, जब तक के लिए लघुकरण पर उस पर सुनवाई चल रही है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर मृत्युदंड के केस पर लगता है प्रतिलंबन, ठीक है। कुछ समय के लिए उसकी सज़ा को रोक दिया जाता है, जो उसको मृत्युदंड दिया गया है, ताकि मान लीजिए अगर हो सकता है उसको लघुकरण किया जाना है तो वहाँ पर वो पॉसिबल हो सके। नहीं तो अगर मृत्युदंड दे दिया जाएगा तो फिर कहाँ से पॉसिबल होगा कि आगे की वो उसकी सुनवाई हो सके, ठीक है। तो ये कुछ क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रतिलंबन, ये कुछ क्षमाएँ हैं जो राष्ट्रपति जिसका यूज करता है। एक बार हम पुनः देख लेते हैं इसको। क्षमा का मतलब पूरी तरह से क्षमा कर दे, चाहे कोई भी अपराध किया हो, चाहे वो मृत्युदंड ही क्यों ना हो। अगला है लघुकरण। लघुकरण मतलब सजा की प्रकृति को कम करना। कहने का मतलब अगर उसको मृत्युदंड दिया गया है तो उसको आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, ठीक है। या
सश्रम कारावास दिया गया था, तो सश्रम को कारावास को बदलकर उसको आसान कारावास दे दिया गया। फिर परिहार, परिहार का मतलब होता है कि सज़ा की अवधि में परिवर्तन कर देना। मान लीजिए उसको 10 साल की सज़ा हुई थी तो उसको कम करके 5 साल का कर दे, 5 साल की हुई थी उसको कम करके 2 साल की कर दे। तो यहाँ पर सज़ा की अवधि में परिवर्तन करने की भी उसको परिहार के थ्रू शक्ति प्रदान करेगी ये। फिर है विराम, विराम का मतलब होता है कि विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थिति यहाँ से सेंस है कि विशेष परिस्थितियों में सज़ा को क्या कर सकता है, वो सज़ा की प्रकृति बदल सकता है। अब विशेष परिस्थितियों में वहाँ पर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अपंग है या कोई महिला गर्भवती है तो ऐसे केसेस में क्या हो सकता है, उसकी सज़ा को प्रारूप को बदला जा सकता है। फिर है प्रतिलंबन, प्रतिलंबन का मतलब होता है कि सज़ा को अस्थायी रूप से क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। कहने का मतलब सज़ा जो प्रारंभ करने वाली है सज़ा, ठीक है, उसको कुछ दिन के लिए हमने उसको क्या कर दिया, रोक लगा रखी है। तो ये ज़्यादातर मृत्युदंड पर लगाई जाती है कि मान लीजिए आगे पर कोई निर्णय लेना है लघुकरण या प्रतिहार पर, तो अगर मृत्युदंड दे देंगे उसको फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा उसका। तो इसलिए यहाँ पर प्रतिलंबन दिया जाता है कि कुछ समय के लिए उसके मृत्युदंड को रोक के रखेंगे। अगर मान लीजिए उसको लघुकरण की जो याचिका है मंजूर कर ली गई है तो फिर तो मृत्युदंड को बदल कर कारावास में बदल ही जाएगा। ठीक है, तो ये रही बात हमारी प्रतिलंबन की। अब ये जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ हैं, इनकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। देख लेते हैं सीमाएं क्या होती हैं। सीमाओं का मतलब ये होता है कि ये जो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है ये पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से ये असीमित नहीं है, कुछ न कुछ इसमें सीमाएं भी हैं। ठीक है, जैसे इस शक्ति का प्रयोग ये मंत्रिमंडल की सलाह पे करेगा। एक केहर सिंह बनाम केहर सिंह वर्सेस भारत संघ, इसमें बताया गया था कि ये जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं ये कहीं ना कहीं इस पर कुछ ना कुछ सीमाएं या कुछ ना कुछ यहाँ पर, ठीक है, सीमाओं के अंतर्गत इसको रखा गया था। तो पहला सीमा है कि ये जो याचिका है, याचिका मौखिक नहीं होगी, मौखिक नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति जिसको सज़ा मिली है और वो राष्ट्रपति के पास गया और उसके पैर पकड़ लिया और रोने गाने लगा कि भैया हमें माफ़ कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। याचिका पूरी तरह से क्या होगी, लिखित रूप में वहाँ पर पेश की जाएगी। याचिका लिखित रूप में होगी और वो अपने बिहाफ पर, उसके बिहाफ पर उसका वकील है, उसके घर वाले हैं, कोई भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर याचिका क्या होगी, मौखिक नहीं हो सकती है। ठीक, और दूसरे नंबर पे है कि जो ये पावर है, शक्ति का जो प्रयोग है वो राष्ट्रपति, शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर करेगा, विवेक के आधार पर करेगा। इसमें किसी तरह न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और चूंकि जानते ही जो भी राष्ट्रपति का काम है या राष्ट्रपति अपनी शक्ति का यूज करता है वह किससे करता है, मंत्री परिषद की सलाह से। तो कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पर शक्तियाँ यूज करेगा क्षमादान से संबंधित, वह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य अपनी मर्जी से नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह फिर लेगा। एक बात और आती है कि मंत्रिपरिषद की सलाह लेने से क्या बाध्य है, तो बिल्कुल बाध्य है। जब हमने 42वां संविधान संशोधन पढ़ा था, ठीक है, तो उसके अंतर्गत बताया था कि इससे पहले बाध्य नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में सलाह मानने हेतु क्या कर दिया, इसको बाध्य कर दिया गया है, सलाह मानने हेतु बाध्य कर दिया गया है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में एक और बात जोड़ दी गई थी कि ये जो बाध्यता है, ठीक है, एक बार ये वापस कर सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये तो रही बात हमारे आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन की। तो मंत्रिपरिषद की सलाह लेना भी यहाँ पर क्या है, आवश्यक है। उसके बाद कह रहा है कि न्यायालय का जो निर्णय है, ठीक है, उससे अलावा, उससे भिन्न उसका मत हो सकता है। कहने का मतलब न्यायालय
के निर्णय से भिन्न मत। ठीक है, यहाँ पर न्यायालय जैसे मान लीजिए किसी निर्णय को देता है तो उससे भिन्न मत हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके स्वविवेक पर आधारित ये निर्णय होते हैं। अब एक केस आता था हमारा मारूराम केस। मारूराम केस में बताया गया, मारूराम वर्सेस भारत संघ, इसमें बताया गया कि इसके जो क्षमादान की जो शक्तियां हैं, इसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन कैसे हो सकता है, इसको देख लेते हैं। अगर यह जो क्षमादान की शक्ति का यूज किया गया है आर्टिकल 72 में दिए गए उपबंधों के 72 में दिए गए उपबंधों से इतर है, मतलब जो भी संविधान में हमारे वर्णित हैं आर्टिकल 72 से संबंधित जो भी नियम वर्णित है उससे अगेंस्ट जाकर अगर निर्णय देता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा वहाँ पर करी जा सकती है। या जो निर्णय है वो एकदम तर्कहीन है, ठीक है, बिल्कुल मनमाने ढंग से किया गया है, मनमाना है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या कर सकता है, वहाँ पर उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन वहाँ पर किया जा सकता है। फिर क्या है, राष्ट्रपति को न्यायालय से दिशा निर्देश लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसमें बताया गया कि जो राष्ट्रपति है वो किसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट या से दिशा निर्देश लेने के लिए बाध्य नहीं है, उसका वहाँ पर स्वविवेक काम करने वाला है। तो अगली जो सीमा है वो है न्यायालय के दिशा निर्देश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कहने का मतलब न्यायालय के जो दिशा निर्देश है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला है निर्णय का कारण बताने के लिए भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। कहने का मतलब किस आधार पर उसने निर्णय दे दिया, किस आधार पर उसने क्षमा कर दिया, यह बताने के लिए भी वहाँ पर बाध्य नहीं है। अगला है कि राष्ट्रपति साक्ष्यों को देख सकता है, साक्ष्यों को देख सकता। साक्ष्यों को देखने का मतलब होता है कि वह सुप्रीम कोर्ट में जो उसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी और उसके आधार पर जिसको दंड दिया गया था, उस आधार पर साक्ष्यों को वहाँ पर क्या कर सकता है, देख सकता है, मंगवा कर, है ना, और उसके आधार पर भी वहाँ पर सुनवाई कर सकता है। अब बात आती है कि क्या जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसके अंतर्गत इसके निर्णय को रखा जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत इसके निर्णय को रखा जा सकता है। तो बताया गया कि जो प्रक्रिया है, ठीक है, क्षमादान की जो प्रक्रिया है उसको तो न्यायिक पुनरावलोकन में रखा जा सकता है, लेकिन निर्णय को नहीं रखा जा सकता। राष्ट्रपति ने जो निर्णय दे दिया वो अंतिम निर्णय हो गया, फिर उसके ऊपर वहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता था। लेकिन प्रक्रिया को यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, बता दें कि इस प्रक्रिया को न्यायिक पुनरावलोकन में रखा जा सकता है। अब हम प्रक्रिया समझ लेते हैं क्या होती है इसका। सबसे पहले क्या होगा, एक लिखित याचिका दी जाएगी। लिखित याचिका किसके पास दी जाएगी,
राष्ट्रपति के पास दी जाएगी। यह है गृह मंत्रालय के पास भी दिया जा सकता है, गृह मंत्रालय के पास भी दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ऐसे मामले गृह मंत्रालय ही देखता है। ठीक है, गृह मंत्रालय क्या करेगा? गृह मंत्रालय संबंधित राज्य जहाँ का मामला है, ठीक है, वहाँ से राज्य से परामर्श ले सकता है, परामर्श ले सकता है। यह परामर्श मानने ना मानने के लिए वो बाध्यकारी नहीं है, संबंधित राज्य से परामर्श ले सकता है। उसके बाद ये बात मंत्री परिषद के समक्ष रखी जाएगी, मंत्री परिषद के समक्ष रखी जाएगी। कहने का मतलब याचिका आई लिखित रूप में, उसके बाद वो याचिका या तो राष्ट्रपति के पास सीधे आप डालिए या गृह मंत्रालय के पास डालिए। अगर राष्ट्रपति के पास डालेंगे तो राष्ट्रपति फिर गृह मंत्रालय के पास भेजेगा। गृह मंत्रालय क्या करेगा? संबंधित राज्य से परामर्श लेगा, जहाँ का मामला है उस राज्य से परामर्श लेगा। उसके बाद क्या करेगा? परामर्श लेने के बाद जो मंत्रिपरिषद है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, उसके पास भेजेगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पास भेजने के बाद जैसी सलाह ये देगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद, किसको? राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, उसी के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति क्या करेगा? काम करेगा। अगर मान लीजिए इसने सलाह दी कि पूरी तरह से उसको क्षमा कर दिया जाए तो दंड को राष्ट्रपति पूरी तरह से क्षमा की मंजूरी दे देगा। अगर ये नामंजूर कर देगा तो वह वहाँ पर याचिका क्या हो जाएगी? खारिज हो जाएगी। तो ये है हमारी प्रक्रिया। अब हम प्रक्रिया को क्या कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन में रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? मान लीजिए, देखिए यहाँ पर मंत्रिपरिषद का रोल आ रहा है पूरी तरह से, यहाँ पर राष्ट्रपति का रोल कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है, मंत्रिपरिषद का रोल है। तो मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद जो हमारी सरकार सत्ता में है, ठीक है, उसका रोल है यहाँ पर। अब मान लीजिए कोई ऐसा निर्णय, कोई ऐसी जो समीक्षा है या ऐसी जो सलाह है राष्ट्रपति को दी गई है, वो राजनीतिक या धार्मिक या जातिगत, राजनीतिक, धार्मिक या जातिगत, इसकी दुर्भावना से प्रेरित होकर किया गया है निर्णय। मान लीजिए जिस व्यक्ति को सजा दी गई है, ठीक है, वो सत्ता पक्ष का ही आदमी रहा हो, उसने कोई जघन्य अपराध किया था और उसको मृत्युदंड दी गई थी। मान लीजिए वो सत्ता पक्ष का ही आदमी रहा हो, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर क्या किया उन्होंने, मंत्रिपरिषद ने ऐसी सलाह दी राष्ट्रपति को कि इसे पूरी तरह से क्षमा कर दिया जाए। तो यहाँ पर राजनीतिक क्या हो गई? दुर्भावना हो गई। या किसी अन्य पार्टी का व्यक्ति है ना, और उसके खिलाफ कुछ ऐसा मामला था कि उसे क्षमा किया जा सकता था, ठीक है, लेकिन वहाँ पर उसके क्षमा को क्या कर दिया गया? रोक दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है? उसकी न्यायिक पुनरावलोकन वहाँ पर किया जा सकता है। इसके तहत एक केस हुआ था इपुरू वर्सेस आंध्र प्रदेश, याद रखना है इसको, वो इपुरू वर्सेस आंध्र प्रदेश। इसमें बताया गया कि जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं, ठीक है, उसके निर्णय को यहाँ पर क्या कर दिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत रख दिया गया है। तो ये केस यहाँ पर निर्णय को न्यायिक पुनरावलोकन में ठीक है, ये पूर्व वर्ष आंध्र प्रदेश केस में बताया गया। ये 2006 का केस था, 2006 का केस था। इसमें बताया गया कि जो निर्णय, ऐसे निर्णय जो राजनीतिक, धार्मिक और जातिगत दुर्भावना के आधार पर दिए जा रहे हैं या किए जा रहे हैं, ठीक है, इस आधार पर उसको वहाँ पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो और एक और मामला था यहाँ पर हमारा, उसको भी देख लेंगे। शत्रुघ्न वर्सेस अन्य, शत्रुघ्न एवं अन्य वर्सेस भारत संघ। इसमें कहा गया था कि जो याचिका निपटाने का समय सीमा है, याचिका निपटाने की
समय सीमा, याचिका निपटाने की जो समय सीमा है, ठीक है, याचिका निपटाने की समय सीमा तय करी जाए, तय की जाए। कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे केस आते थे, है ना, और राष्ट्रपति के पास लंबित पड़े रहते थे। क्यों? क्योंकि सीमा तो कोई है नहीं कि याचिका आई कितने दिन में उसको वहाँ पर उसको निर्णय लेना है कि इतने दिन के अंदर उसको क्षमादान या लघुकरण या परिहार वगैरह चीज़ें करनी है। तो इस केस में कहा गया कि याचिका निपटाने की एक समय सीमा तय कर देनी चाहिए ताकि उसको जल्दी से जल्दी लाभ मिल सके। तो ये तो रही बात हमारे राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियाँ, आर्टिकल नंबर 72 के तहत। इसी तरह कुछ ना कुछ शक्तियाँ हमारे राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल, उनको प्रदान की गई हैं। राज्यपाल को ये शक्तियाँ आर्टिकल नंबर 161 के तहत प्रदान कर गई हैं। लेकिन राष्ट्रपति को सारी शक्तियाँ तो दी गई हैं। राष्ट्रपति को क्षमा की भी शक्ति दी गई है, लघुकरण की भी दी गई है, परिहार भी है, विराम भी है, और लेकिन यहाँ पर जो मृत्युदंड है, मृत्युदंड को जो हमारे राज्यों के राज्यपाल हैं वो क्षमा नहीं कर सकते, या जो सैन्य न्यायालय हैं उसके द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई सज़ा दी गई है उसको वहाँ पर वो क्षमा नहीं कर सकते हैं। तो जब हम राज्यों को पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पर जब राज्यपाल को पढ़ेंगे तो इसकी सारी शक्तियों को वहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तो रही बात राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें, और नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए ताकि समय समय पर हमारे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तो जुड़े रहिए हमारी अगली क्लास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।